हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 रेशों से वस्त्र तक। मतलब रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं। तो अपन इस चैप्टर में रेशे हमको कैसे प्राप्त होते हैं। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों से हमें जो प्राप्त होते हैं वो थी अपनी ऊन, है ना, और एक पटसन जूट जो हमें पटसन के तने से प्राप्त होता था, तो वो थे पादप रेशे। आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम क्या कहते हैं, जांतव रेशे। जैसे अपनी ऊन हमें प्राप्त होती है भेड़ और याक से, और रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। तो आज हम इस पाठ पर इस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊन की। ऊन हमें प्राप्त होती है भेड़ से। आपने देखा होगा भेड़ अपने चारों तरफ भेड़ का जो शरीर होता है घने बालों से ढका रहता है, जिससे भेड़ों को क्या सर्दी नहीं लगती है। घन और जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। बाल इन जंतुओं क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, और ऊन इन रोएदार रेशों से ही हमें प्राप्त होती है। जो रेशे हैं इनसे ही हमें ऊन प्राप्त होती है। इसके लिए हमें अच्छी नस्ल की ऊन चाहिए होती है। तो अच्छी नस्ल की ऊन के लिए हमें अच्छे नस्ल के जंतु भी चाहिए, अच्छी भेड़ भी चाहिए। तो जो ऐसी नस्ल को अपन पैदा करते हैं वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा, मुलायम बालों जैसी गुणयुक्त भेड़ों को उत्पन्न करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन किया जाता है। क्योंकि ये जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में भी बाल कई तरह के होते हैं, हाथों के बाल, पैरों के बाल, सिर के बाल। तो आपने देखा होगा हाथों के बाल अपने मुलायम होते हैं, और जो दाढ़ी होती है मनुष्यों की, उसके जो बाल होते हैं वो रूखे होते हैं। इसी प्रकार जानवरों में भी दो तरीके के बाल पाए जाते हैं, एक रूखे और एक मुलायम। तो चाके जो बाल होते हैं मुलायम होते हैं, तो रूखे बाल और मुलायम बाल। तो मुलायम जो बाल होते हैं उन्हीं से हम जो रेशे प्राप्त होते हैं, तो वो कार्तिक ऊन बनाने के काम में आती है। फिर आते हैं अपन याक पर। जो याक से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। तिब्बत और लद्दाख में इसका ज़्यादा चलन है। फिर इसके बाद अंगोरा जो बकरी होती है उससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, जिसे अपन पश्मीना शॉल कहते हैं। बहुत महंगी आती है। और किसकी ऊन से बनती है, अंगोरा बकरी के बालों से की ऊन से बनती है। ऊँट से भी हमें ऊन प्राप्त होती है, ऊँट के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। देखो ऊँट का चित्र है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में भी लामा और एल्पेका नाम की जो दो है जानवर है, इनके बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। तो बच्चों एक प्रश्न आता है कि ऊन प्राप्त करने वाले जानवरों के नाम लिखो। तो पहला भेड़, फिर याक, फिर अंगोरा बकरी, ऊँट और लामा और एल्पेका। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे कि इन जानवरों के बालों से हमें ऊन कैसे प्राप्त होती। तो सबसे पहले इन जो भेड़ों का पालन किया जाता है, तो आप देखना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में गडरिया लोगों को देखा होगा, भेड़ों के झुंडों को चराने जाते हैं। क्योंकि भेड़ क्या होती है, शाकाहारी होती है, हरी पत्तियां खाती हैं, दालें, मक्का, ज्वार ये भी खाती हैं। और सर्दियों में इन्हें घरों के अंदर रखा जाता है और सूखा चारा और अनाज दिया जाता है। फिर इसके बाद भेड़ की जो कुछ नस्लों के बालों, भेड़ की कुछ सब भेड़ों से अच्छी ऊन प्राप्त नहीं होती, कुछ नस्लों से। नस्ल मतलब भेड़ की कुछ नस्ल है। जैसे अपने गाय में भी देखो, कुछ गाय कम दूध देती है और कुछ अच्छी गाय होती है, बहुत अच्छा दूध देती, तो अच्छी नस्ल। ऐसे अच्छे पेड़ पौधे भी होते हैं ना, तो अच्छी नस्ल के पेड़ फसल लगाएंगे तो अच्छी फसल पैदावार होती है। इसी प्रकार नस्ल से अर्थ यही है। तो अच्छी नस्ल जिसके बालों घने होते हैं उससे हमें अच्छी ऊन प्राप्त होती है। और ऐसी नस्ल को पैदा करने के लिए मन अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, तो वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा अच्छी नस्ल की भेड़ें उत्पन्न की जाती हैं। फिर इसके बाद अच्छी जो नस्ल की जो भेड़ें हैं उनके अपन एक एक करके नाम पढ़ते हैं। लोही, पहली है लोही।
ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है राजस्थान पंजाब में। रामपुर वसायरा भूरी ऊन प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। नली गलीचे की ऊन प्राप्त होती है राजस्थान हरियाणा पंजाब में। बाखरवाल ऊनी शॉलों के लिए जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी मोटी ऊन गुजरात में। पाटनवाड़ी होजरी के लिए गुजरात में। ये अच्छी नस्लें हैं जिनसे हमें अच्छी ऊन हमें प्राप्त होती। अब अपन ऊन प्राप्त कैसे की जाती है बालों से तो सबसे पहले क्या होता है, भेड़ों के जो बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है, जिसे अपन ऊन की कटाई कहते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, भेड़ों के जो बाल होते हैं उनकी त्वचा को पतली परत के साथ निकाल दिया जाता है। चित्र में दिख रहा है, ये हो रही है ऊन की कटाई, जिसे अपन कहते हैं भेड़ की ऊन का उतारना। फिर क्या करते हैं, जो कटी हुई ऊन है इसे अपन पानी की टंकियों में डाल देते हैं, जिससे क्या होते है, गंदगी निकल जाती है। तो गंदगी का निकलना ही क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। ये शब्द भी बहुत आता है, अभिमार्जन किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज़ से गंदगी का निकलना। यहाँ किसकी गंदगी ऊन से निकल रही है, बालों की गंदगी निकल रही है, तो बालों से गंदगी या धूल का निकलना अभिमार्जन कहलाता। फिर जो अच्छे मुलायम बाल होते हैं वो अपन कारखानों में भेज देते हैं, और कारखानों में इन्हें फिर दोबारा से सुखाया जाता है। फिर सुखाने के बाद फिर हम देखते हैं कि इनमें छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशे छाट हो जाते हैं, जिन्हें अपन बर कहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जब अपन स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में तो रेशों के गुच्छे दिखते हैं अपने स्वेटर में, तो उन्हें अपन अलग कर देते हैं कि रूएं पड़ गए, उन्हीं को अपन बर कहते हैं। उन्हें अलग कर दिया जाता है, फिर दोबारा से पुनः उन रेशों को फिर क्या किया जाता है, धोया जाता है और सुखाया जाता है। फिर सुखाने के बाद उन्हें धागे के रूप में बदल दिया जाता है। धागे में बदलने के बाद फिर उनमें विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है, विभिन्न प्रकार की ऊन तैयार की जाती है, क्योंकि भेड़ बकरी की ऊन तो काली भूरी और सफ़ेद होती है। उसके बाद अंतिम चरण क्या होता है, रीलिंग। रीलिंग क्या होती है, जो रेशे हमको प्राप्त हुई है, जो धागा, उसको हमने सीधा किया, सुलझाया, फिर लपेट कर उसका धागा बनाया। इस प्रकार अपनी एक रील तैयार हो गई और रेशा स्वेटर बनाने के लिए तैयार हो जाता। इस प्रकार हमें माने भेड़ के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती। अब हम पढ़ेंगे रेशम। रेशम हमको कैसे प्राप्त होता है। रेशम भी एक जांतव रेशा, मतलब जंतुओं से प्राप्त होता है, मतलब रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि रेशम जो कीड़ा है उससे हमें रेशम कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो मादा रेशम कीट होती है वो अंडे देती है, उससे एक लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर, इल्ली और रेशम कीट कहते हैं। जब ये आकार में वृद्धि करते हैं तो तब ये कैटरपिलर अगली अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे अपन प्यूपा कहते हैं। प्यूपा अपने चारों तरफ एक जाल बना लेता है, किसका, धागों का एक जाल बना लेता है, और वो भारी जो आवरण होता है उसे अपन कोकून कहते हैं। ये शब्द बहुत आता है। कोकून किसे कहते हैं, तो जब प्यूपा अपने चारों तरफ धागों का एक जाल बना लेता है तो उसका जो भारी आवरण होता है वो कोकून कहलाता है। उसी के अंदर प्यूपा उपस्थित रहता है, उसी में कीड़े का विकास होता है। जब ये कोकून तैयार हो जाता है तो इसी कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है, धागा प्राप्त होता है। ये धागा कैसा होता है, मुलायम होता है, चमकदार होता है। धागा कई प्रकार का होता है, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम होता है। सामान्यतः जो हमें शहतूत से प्राप्त होता है रेशम, वो धागा चमकदार और नशीला होता है और विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। रेशम कीट का जो पालन है हमारे भारत में बहुत प्राचीन है और उसका बहुत पैमाने से रेशम का उत्पादन होता है। आप कभी अपनी मम्मी की साड़ियाँ देखना रेशम की, बहुत चमकदार और अच्छी लचीली होती हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि इनका जीवन चक्र कैसे चलता है। अपन ने अभी क्या पढ़ा कि हमें धागा कैसे प्राप्त होता है ना। अब अपन इनका पालन कैसे करते हैं, अंडों का पालन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मादा रेशम कीट अंडे देती है, फिर उन अंडों को अपन कागज़ की या कपड़े की पट्टी पर रख लेते और उन्हें बेच देते हैं। किन्हें, रेशम कीट पालकों। मतलब रेशम कीट पालक मतलब ऐसे पालक जो रेशम कीड़ों को पालते हैं, मतलब उनको पालने का अर्थ उन्हें उचित परिस्थितियाँ देते, उचित ताप या आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनका पालन
करते हैं, क्योंकि अंडों को एक निश्चित ताप की आवश्यकता रहती है। जब अंडों में से लार्वा निकल जाता है तो लार्वा को शहतूत की नई नई पत्तियाँ चाहिए होती हैं। तब इसका पालन तभी होता है रेशम कीट का, जब शहतूत के वृक्षों में नई पत्तियाँ आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो अंडे होते हैं उनसे जो लार्वा निकलते हैं, दिन रात ये पत्तियाँ खाते हैं, तब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जो रेशम कीट पालक होते हैं वो क्या करते हैं, इन जो लार्वा निकल गया अंडे से, उन्हें शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ ट्रे में रख देते हैं। तो 25 से 30 दिन तक, याद रखना 25 से 30 दिन तक, जिस चित्र में दिख रहा है, शहतूत की पत्ती को ये लगातार खाते तो ये लार्वा खा रहे हैं, ये खाते रहते। जब उसके बाद जब खाना ये बंद कर देते तो ये क्या बनाते हैं, धागों के समान रचना बनाते हैं, और जिसे अपन क्या कहते हैं, प्यूपा। क्या कहते हैं अपन उसको, प्यूपा। और फिर प्यूपा अपने चारों ओर एक धागों के समान अंडे जैसी आकृति बनाता है, जिसे अपन, इसका जो भारी आवरण होता है उसे कोकून कहते हैं। और ये कोकून जो होता है ना, जो रेशम, ये प्रोटीन का बना होता है। इस प्रकार ये कोकून बनता है। फिर इसके बाद ये कोकून से हम धागा कैसे प्राप्त करते हैं, तो कोकून से जो धागा होता है, जैसे ढेरों में प्राप्त होती है कोकून, फिर इसे हम क्या करते हैं, धूप में रखते हैं, फिर पानी उबालते हैं, तो स्वतः ही कोकून से धागा अलग हो जाता है। फिर धागे की अपन क्या करते हैं, सफाई करते हैं, सुलझाते हैं। सुलझाने के बाद उससे धागा बनाते, रेशे निकालने के पश्चात क्या बनाते हैं, धागा बनाते, तो वो रेशम की क्या कहलाती है, रेलिंग कहलाती है। इस प्रकार हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है, और रेशम के धागे से वस्त्र, साड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब इसके बाद रेशम की खोज सबसे पहले कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। रेशम की खोज कब हुई ये नहीं पता, लेकिन एक चीन के एक सम्राट थे हुआंगटी और एक सीलोंगची, इन्हें बगीचे में इनका शहतूत का पेड़ लगा था, है ना। तो शहतूत की पत्तियों को ये दिन पे दिन नष्ट होते हुए देख रहे थे, पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शहतूत की पत्ती जो है, जो सफ़ेद कृमि है, शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। देख तो रहे, पर ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक दिन क्या देखा कि जो सफ़ेद कृमि है, इन्होंने अपने चारों ओर क्या बना लिया, कोकून बना लिया। इन्होंने ये भी देखा, लेकिन संयोग से एक दिन क्या हुआ, जब ये चाय पी रहे थे तो उनके चाय के प्याले में कोकून गिर गया, और वो कोकून जैसे ही गिरा तो जो नाजुक धागों का जो गुच्छा था वो चाय में अलग हो गया। इस प्रकार रेशम की खोज हुई। कई दिनों तक चीन में खोज हुई थी, कई दिनों तक तो इसको गुप्त रखा गया, बाद में सबको बता दिया गया था। और फिर क्या हुआ, यात्रियों व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया, और जिस मार्ग से इसका व्यापार हुआ उसे सिल्क रूट कहते हैं, वो आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रमुख शब्दों पर अपन एक बार फिर चर्चा करते हैं। कोकून किसे कहते हैं, कोकून अंडे हुए, अंडे से लार्वा निकला जिसे अपन ने कैटरपिलर कहा। कैटरपिलर ने 15-20 दिनों तक शहतूत की पत्तियों को खाया। उसके बाद उसके अंदर एक प्यूपा विकसित हुआ। अगली जो व्यवस्था थी प्यूपा ने अपने चारों ओर धागों के एक समान एक रचना बनाई, अंडे के समान, धागों के समान अपने चारों तरफ एक रचना बनाई, जिसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। कर्तित ऊन क्या होती है, अपनी जो भेड़ है उसमें 2 तरह की ऊन पाई जाती है, रोएदार दाढ़ी और एक त्वचा की। तो त्वचा की जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं, तो त्वचा के बालों से जो हमें ऊन प्राप्त होती है वो कर्तित ऊन कहलाती है। रीलिंग क्या होती है, रीलिंग वही होती है कि सबसे पहले से ऊन के बारे में बात, रीलिंग मतलब किसी भी धागे की रील बनाना। तो जैसे अपन ने ऊन के बारे में पढ़ा था, ऊन को अपन ने पहले ऊन की कटाई की, फिर धोआ, अच्छी जो ऊन थी, अच्छी मुलायम जो बाल थे वो अपन ने फैक्ट्रियों में भेजे, कारखानों में उन्हें सुखाया, है ना। सुखाने के बाद फिर जो बर निकली, गुच्छे निकले, उन्हें अलग किया, फिर धोया, फिर सुखाया। उसके बाद उसको क्या करा, उसको विभिन्न रंगों में रंगा, फिर रंगने के बाद फिर उसकी क्या बनाई, रील बनाई। उसी को अपन क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। अभिमार्जन क्या होता है, ऊन की कटाई के बाद जो अपन ने टंकियों में धोया, मतलब किसी भी पदार्थ को की गंदगी को अलग करना ही ये क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। ऊन कटाई, भेड़ों के बालों की को पतली परत के साथ अलग करना क्या कहलाता है, ऊन कटाई कहलाता है। अब आते हैं रेशम कीट और कैटरपिलर।
रेशम कीट और कैटरपिलर ये दोनों शब्द एक ही हैं। जब मादा रेशम कीट अंडे देती है तो अंडे से जो लार्वा निकलता है उसे अपन कैटरपिलर भी कहते हैं और रेशम कीट भी कहते हैं और इल्ली भी कहते हैं। अब संसाधन बच्चों, इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझना। हमारे पर्यावरण में उपस्थित हर वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जिसे मानव या हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें भेड़ से क्या प्राप्त हुई? भेड़ के बालों से हमें क्या प्राप्त हुई? ऊन। तो बाल एक संसाधन थे जिसे हमने प्रयोग करके ऊन के रूप में ऐसे प्रयोग किया, तो एक संसाधन, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने बालों को ऊन के रूप में बनाया है ना। रेशम के कीड़े से अपन को रेशम प्राप्त की, तो ये सब क्या है? संसाधन है। मतलब वे तत्व जो मानव अपनी आवश्यकताओं की इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, आपको चैप्टर 3 क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिसको आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।